कश्मीर में एक सीआईडी इंस्पेक्टर की शरेआम हत्या के बाद एक और इंस्पेक्टर को धमकी दी गई है। लश्कर तैयबा ने परवेज अहमद जैसा अंजाम भुगतने के लिए सोपर के एसएचओ खालिद को धमकाया है और इसके साथ ही इस हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आतंकी कायरतापूर्ण तरीके से परवेज अहमद की पीठ पर गोलियां मारकर फरार हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे। लश्कर के कायरों की सबसे शर्मनाक करतूत आपके सामने है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि आतंकी उनका पीछा कर रहे हैं। घर से थोड़ी दूर पहले आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज पर पीछे से हमला किया। पहले एक आतंकी ने उनकी पीठ पर गोली चलाई, फिर दूसरे आतंकी ने भी उन पर फायर कर दिया। दोनों आतंकियों ने उन्हें 3 गोलियां मारी। आतंकी हमले में परवेज अहमद सड़क पर ही गिर पड़े। उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक परवेज अहमद डार परिमपोरा थाने में तैनात थे। हमले के बाद शहीद इंस्पेक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी में नजर आ रहे दोनों आतंकियों की पहचान करके तलाश जारी है। खुफिया सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन बुखलाए हुए हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों में कमी आ रही है और कई आतंकी मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि लश्कर तैयबा और उसके सहयोगी संगठन टीआरएफ ने स्थानीय लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए हैं, ताकि वो सुरक्षा बलों और सेना का साथ ना दें। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी आतंकियों से भरपूर बदला ले रही हैं। इंस्पेक्टर परवेज की हत्या के बाद लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही आतंकियों ने एक और पुलिस अधिकारी को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस के मुताबिक सोपोर के थाना प्रभारी खालिद को चिट्ठी के जरिए ऐसा ही अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर से जुड़ा आतंकी संगठन है। धमकी भरी चिट्ठी में लिखा है, परवेज अहमद पर हुआ हमला उन लोगों के लिए आंख खोलने वाला है जो जम्मू कश्मीर में सरकारी मशीनरी की कठपुतली बने हुए हैं। ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं कि अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने क्या क्या किया है। सोपोर के एसएचओ खालिद भी उन्हीं की राह पर है। आतंकियों की इस चिट्ठी के बाद सोपोर के एसएचओ खालिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही लश्कर और टीआरएफ के आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम के साथ होने वाली बैठक से पहले आतंकी हमले सिर्फ आतंकियों की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि आतंकी संगठन धारा 370 और 35A के खिलाफ हैं और वहीं कश्मीर के कट्टरपंथी संगठन भी इन दोनों को हटाए जाने का विरोध केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं। लेकिन दोनों को ये समझ आना चाहिए कि ये फैसले कश्मीर के हित में लिए गए हैं और उन पर अमल भी होगा और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आला कमान ने नए संकेत दिए हैं। खबर है कि जो बाजी अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में थी, उस पर सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं। राहुल गांधी ने पंजाब से मिलने आए नेताओं से पूछा कि अगर सिद्धू को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो उस पर उनकी राय क्या है। इसके बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि सिद्धू की भूमिका अब अहम हो सकती है। उधर कैप्टन दिल्ली आए तो थे, लेकिन सोनिया या राहुल गांधी से मिले बिना ही चंडीगढ़ वापस लौट गए। इधर कैप्टन का हेलीकॉप्टर उड़ा और उधर राहुल गांधी ने 18 पॉइंट के दिशा निर्देश कैप्टन के नाम भेज दिए। दिल्ली से कैप्टन अमरिंदर सिंह की अचानक रवानगी चर्चा का विषय बन गई है। राहुल या सोनिया गांधी से मुलाकात के बिना 2 दिन के दौरे के बाद अचानक उन्हें दिल्ली से पंजाब जाना पड़ा। कैप्टन ने आला कमान की बनाई हुई कमेटी से मुलाकात की। अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद से मिले, लेकिन राहुल गांधी से नहीं मिल सके, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि राहुल पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को लेकर संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब के नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए वो 18 अहम निर्देश भेजे हैं जो सिद्धू समेत कई नेताओं ने उठाए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले पर तुरंत कार्रवाई हो, खनन माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू करें। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट माफिया पर कार्रवाई की जाए, ड्रग्स माफिया के खिलाफ तय समय में कार्रवाई की रणनीति बनाएं। साथ ही हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए और किसानों की तरह अनुसूचित जाति के लोगों के कर्ज माफ किए जाएं। देखिए, 200 यूनिट तक बिजली पंजाब में प्रत्येक परिवार को मुफ्त दी जाएगी। दूसरा जो फैसला है कि सैंड पर जो अभी तक सरकार का कंट्रोल था, हम उसको धीरे कम करेंगे ताकि माफिया भी न पनपे, लेकिन साथ साथ गरीब आदमी को मुफ्त में बालू मिल सके। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के घमासान में कैप्टन और सिद्धू के अलावा इन दोनों से जुड़े सभी नेताओं से बात हो रही है, ताकि वास्तविक हालात और दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अलावा टकराव के असली मुद्दे साफ हो सके।
इसीलिए विवाद सुलझाने वाली कमेटी ने कैप्टन से लंबी बातचीत की है। तो वहीं राहुल गांधी लगातार सिद्धू के लिए बैटिंग पिच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सभी नेताओं से बातचीत के बाद सिद्धू से फाइनल बातचीत हो सकती है। तब तक कैप्टन को आला कमान से मिले निर्देशों के तहत जल्द से जल्द रिजल्ट देना शुरू करना होगा। राहुल गांधी के पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मिलने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। वो पंजाब के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और सिद्धू की भूमिका के बारे में सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी उन नेताओं से भी मिल रहे हैं जो कैप्टन से नाराज हैं या फिर सिद्धू के समर्थक हैं, ताकि सिद्धू को लेकर के वो एक राय बना पाए। जाहिर सी बात है कि आला कमान सिद्धू और कैप्टन दोनों को बैलेंस करना चाहता है, ताकि दोनों अपने अपने दायरे में रह के कांग्रेस के लिए बैटिंग करते रहें। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने कई नेताओं से मुलाकात में पूछा है कि सिद्धू के लिए पंजाब प्रदेश अध्यक्ष का पद कैसा रहेगा, यानी पार्टी हर विकल्प पर चर्चा कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिद्धू मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के अधीन काम नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें संगठन में सम्मानजनक पद देकर मनाने की गुंजाइश देखी जा रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि कैप्टन का गुट सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के खिलाफ है। अब तक 4.5 साल हो गए, लोग बड़े संयम के साथ इंतजार कर रहे थे, परंतु किसी कानूनी नुक्ते के चलते हुए जो अड़चन आई और जिसको लेके ये सारा बवाल खड़ा हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर उसमें भी देखें तो एक देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू इट, उसमें बुराई में भी एक अच्छाई छिपी हुई है कि आज ये बात सामने आ गई। अगर ये इलेक्शन के नज़दीक आता तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव भी पड़ना था। इलेक्शन पे प्रभाव इसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अदरवाइज जुड़ा हुआ लोगों की आत्मा, अंतरात्मा और भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसको तो हल होना ही चाहिए। देखिए, सिद्धू जी भी वरिष्ठ नेता है, लेकिन जिस समय पे उन्होंने बयानबाजी की है वो गलत है, और जिस लिहाज से वो बोले हैं, जितना रुखापन क्या कहते हैं, कह सकते हैं हार्ड बोले हैं वो कैप्टन के लिए, वो ठीक नहीं लगता तू करके बात करनी। दिल्ली में राहुल सोनिया से मुलाकात के बिना ही कैप्टन की वापसी के मायने अब धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के तीखे बयानों से आला कमान नाराज तो है ही, लेकिन उनकी नाराजगी से होने वाले राजनीतिक नुकसान से पार्टी बचना चाहती है। इसीलिए पार्टी में सिद्धू के लिए नई भूमिका तलाशी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि पंजाब का विवाद सुलझाने के लिए बनी कमेटी ने पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जाने के विकल्प पर भी चर्चा की है। इसका मतलब कि ये चुनाव सिर्फ कैप्टन के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे प्रमुख होंगे। साथ ही राज्य के अन्य नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इस बात से इसके संकेत मिलते हैं कि अगले चुनाव में कैप्टन को फ्री हैंड नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान के लाहौर में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हैं। ये धमाका लाहौर के रिहायशी इलाके जौहर टाउन में हुआ, जिसकी वजह से वहाँ की इमारतों और वहाँ खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। धमाका इतना जबरदस्त था कि उस आसपास के इलाके की इमारतों के शीशे तक टूट गए। लेकिन जैसे ही धमाकों के बाद बारूद का धुआं छटना शुरू हुआ, इस धमाके के पीछे का रहस्य और गहराने लगा। भाई की मदद करो। धमाके के बाद मची इस अफरा तफरी में पाकिस्तान के भीतर रची एक गहरी साजिश का सच छिपा हुआ है। लाहौर के पौश इलाके जौहर टाउन में हुए इस धमाके के निशाने पर असल में कौन था, ये बात उजागर होना अभी बाकी है। अलबत्ता ये बात जाहिर हो चुकी है कि यहाँ हुए धमाके में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 17 से ज्यादा लोगों की मंजिल अस्पताल बन गई। जिस जगह ये धमाका हुआ वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही दुनिया के नामी आतंकी सरगना और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का घर है, और इस धमाके ने हाफिज सईद के एक सुरक्षा गार्ड को भी बुरी तरह जख्मी किया है। धमाके का धुआं छटा और लाहौर पुलिस के आला अफसर सामने आए, लेकिन धमाके से बनी धुंधली तस्वीर को साफ करने की बजाय दुनिया की आंख पर पट्टी बांधकर चलते बने। बॉम्ब ब्लास्ट डिस्पोजल वाले जो हैं, बॉम्ब डिस्पोजल वाले, वो भी डिटरमिन कर रहे हैं, हम लोग भी सारे देख रहे हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अच्छा सर, नहीं, इसमें हम कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकते। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि धमाके के वक्त हाफिज सईद घर पर नहीं था। जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में धमाका हुआ वहां कई शोरूम, बैंक और अस्पताल भी हैं, और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की बिल्डिंग के कांच टूट गए। सूत्रों के मुताबिक धमाके से पहले एक दूसरे इलाके भगवानपुरा में भी धमाके की एक कॉल पुलिस को मिली। हालांकि बाद में वो फेक कॉल साबित हुई, मगर ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी कि असल में इस धमाके के पीछे था कौन, क्योंकि जो बात चश्मदीदों ने बताई वो किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है। ये जो मर्जी के गैस सिलेंडर दिखाए, वहाँ पे गैस सिलेंडर कौन सा पड़ा है,
गैस सिलेंडर कौन सा है? वहाँ देखा है किसी ने गैस सिलेंडर? सर पीछे करते हैं। बाइक देखी थी आपने? बाइक मैंने अपनी आंखों से देखे, हमारे मोहल्ले में भी डाक उसके गिरे हैं टुकड़े, और मेरे घुटने में लगी हुई है। लाहौर पुलिस के मुताबिक ये एक आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ ज्यादा बताने की हालत में नहीं है। जहां तक सवाल हाफिज सईद की हिफाजत का है, तो बेशक ये हमला उसके घर के पास हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो ये एक आंख में धूल झोंकने वाली कवायद से ज्यादा कुछ नहीं, जिसे आतंकी हमले का जामा पहनाया जा रहा है। हमला किसने और क्यों किया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हमले के वक्त हाफिज सईद घर पे था या नहीं, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अभी किसी भी तरीके पर अपना बयान देने से बच रही है, लेकिन इससे शक गहरा रहा है कि कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किसी गहरी साजिश के तहत तो इस धमाके को अंजाम नहीं दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके के गुबार में पाकिस्तान को नजदीक से जानने वालों को कई अक्स नजर आ रहे हैं और धमाके से जुड़ी कई थ्योरी हवा में तैरती दिखाई देने लगी। थ्योरी नंबर 1, पाकिस्तान पर FATF की निगरानी चल रही है, इसलिए हमदर्दी हासिल करने के लिए ये पाकिस्तान की चाल हो सकती है। थ्योरी नंबर 2, हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका है और अब पाकिस्तान का नया साथी तालिबान है। थ्योरी नंबर 3, पाकिस्तान के भीतर ओसामा जैसे किसी ऑपरेशन की गुंजाइश को खत्म करने के लिए रची गई साजिश। जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के कई बड़े लीडर एक्चुअली अपने घर में ही रह रहे थे। इस केस पे जरूर आगे और डिटेल निकलेंगी कि किसने हमला किया और क्यों हमला किया, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही एक बड़ी खबर है और पाकिस्तान को पूरी तरह मेरे ख्याल से एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के मुताबिक धमाके के लिए विस्फोटक को एक बड़ी गाड़ी में लाया गया था और उसी गाड़ी में धमाका किया गया। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने धमाके के बाद उस पूरे इलाके को सील कर दिया है, लेकिन अब वहां के लोगों की जुबान खुलने लगी है। कुछ चश्मदीदों ने यह दावा किया है कि धमाके से पहले उस इलाके में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल देखी गई थी, लेकिन आखिर इस धमाके की असलियत क्या है, इस पर अभी भी रहस्य के बादल छाए हुए हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि हो ना हो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन इसमें ज़रूर है। क्या वाकई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के निशाने पर हाफिज सईद था या फिर दुनिया की नज़रों में धूल झोंकने की इसकी कोई बड़ी साजिश? इसका पर्दाफाश तो आने वाले दिनों में हो ही जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से, क्योंकि चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों का करियर दांव पर लग गया है। कोरोना काल में छुट्टियों पर घर लौटे भारतीय छात्रों को अब वीज़ा देने के लिए चीन आनाकानी कर रहा है। आलम यह है कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र अधूरी पढ़ाई के बाद अब छटपटा रहे हैं। छुट्टियों में घर लौटे छात्र पिछले 1.5 साल से चीन लौटने का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन चीन के अधिकारी इनकी एक नहीं सुन रहे हैं। सीधी कमोबेश ये है कि छात्रों की पढ़ाई है वो बीच में अटकी हुई है, जबकि फीस पूरी ली जा रही है। शी जिनपिंग की सरकार ने अब अपनी दादागिरी दिखाते हुए उन भारतीय छात्रों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो चीन की अलग अलग यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना महामारी की आड़ लेकर चीन ने ऐसा दांव चला है जिससे 20,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अधर में लटक गए हैं। MBBS के 5 साल के कोर्स में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्र पिछले 1.5 साल से भारत में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि डिग्री के लिए उन्हें हर हाल में अपने आखिरी साल की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में रहकर करनी होती है। कोरोना महामारी और सर्दियों की छुट्टी की वजह से भारत लौटकर आए छात्रों का रास्ता चीन के अधिकारियों ने रोक रखा है। असल में चीन से भारत लौटे छात्र चीन के अधिकारियों से यूनिवर्सिटी वापस लौटने के लिए इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें चीन के अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा और इसके ठीक उलट यूनिवर्सिटी के अधिकारी उनसे लगातार फीस वसूल रहे हैं। 3.5 से 4 लाख की फीस हम लोग हर साल दे रहे हैं, जिसके बदले में हम लोग को सिर्फ ऑनलाइन क्लास के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। ज़ीरो प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई हम लोग के पास सिर्फ हम लोग PPT के भरोसे ही हैं जो टीचर लोग भेजते हैं बस। चीन के विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में भारतीय छात्र दाखिला लेते हैं। दरअसल चीन में पढ़ाई और खास तौर पर मेडिकल की पढ़ाई सस्ती पड़ती है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में चीन में पढ़ाई का खर्चा कम होने की वजह से भारत और एशियाई देशों के विदेशी छात्र वहां जाते हैं। मौजूदा वक्त में 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र चीन के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 5 लाख विदेशी छात्र चीन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत के कुल 23,000 छात्रों में 21,000 छात्रों ने MBBS में दाखिला लिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अभी तक हमें हमारा प्रैक्टिकल और ऑफलाइन टीचिंग के लिए चाइना से कोई लेटर आया नहीं है।
तो हम 27,000 स्टूडेंट, हम सारे जो स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ाई कर रहे हैं, हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात करिए। ये पहला मौका नहीं है जब चीन की सरकार और वहां के अधिकारियों ने भारतीय छात्रों के भविष्य के रास्ते में रोड़ा अटकाया हो। असल में ये चीन की अपनी खुन्नस है जो भारतीय छात्रों के जरिए निकालने की फिराक में लगा हुआ है। ये इसलिए भी क्योंकि कूटनीतिक तौर पर भारत के सामने चीन की दाल गल नहीं पा रही। ऐसे में इस तरीके से हथकंडे अख्तियार करके भारतीय छात्रों को उलझनों को बढ़ाया जा रहा है। दरअसल चीन में अभ्यास कर रहे भारतीय छात्रों को चीनी ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है, वो ऐप्स जिसे भारत सरकार 1 साल पहले ही बैन कर चुकी है। चौंकाने वाली बात यही है कि चीन की यूनिवर्सिटी के अधिकारी भारतीय छात्रों से उन्हीं मोबाइल ऐप से पैसा जमा करने और पढ़ाई करने का दबाव बना रहे हैं जो भारत की प्रतिबंधित ऐप की सूची में शामिल है। ऐसे में हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य बीच मझधार में फंस गया, क्योंकि जब कोर्स खत्म होकर डिग्री मिलने का वक्त आ रहा है, छात्र छात्राएं भारत में ही फंसे हुए हैं। मौजूदा वक्त में चीन की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्सेज में 23,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें से 21,000 छात्र केवल MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। यह संख्या अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है। चीन ये भलीभांति जानता है कि भारतीय छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए भारत सरकार कोई न कोई समझौते के लिए तैयार होगी और चीन बस इसी मौके की ताक में बैठा है। पृथ्वी को बचाने के लिए आ गया है अंतरिक्ष का रखवाला। उल्कापिंड पृथ्वी के लिए ऐसा खतरा होते हैं जो पूरी पृथ्वी को एक बार में तबाह कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी को नहीं, तब भी पृथ्वी के कई हिस्सों को भारी तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि पृथ्वी उल्कापिंड के हमले से किसी भी तरीके से बच सके। ऐसे में अब नासा ने ग्रीन प्लेनेट को बचाने के लिए ऐसा सेफ गार्ड तैयार किया है जो कि पृथ्वी को उल्कापिंड के हमले से बचाएगा। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, धरती का विनाश हो जाएगा और इस ग्रह पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा प्रलय आएगा कि धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। ये वो अफवाहें हैं जो कई बार सुनने को मिलती हैं। पृथ्वी के विनाश की आशंका पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, क्योंकि ऐसी संभावना कोरी कल्पना नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह है कि ऐसे कई उल्कापिंड जिनके पृथ्वी से टकराने की कई बार आशंकाएं हुई, कई बड़े उल्कापिंड तो पृथ्वी के बेहद करीब से भी गुजरे। ऐसे में वैज्ञानिक भी दावा कर चुके हैं कि अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गया तो भारी तबाही मच सकती है। लेकिन सारी आशंका और खौफ को नासा ने दूर कर दिया है अपनी नई खोज की मदद से। अगर वैज्ञानिकों के दावों की माने तो जब सैकड़ों साल पहले उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए थे तो पृथ्वी से हमेशा के लिए डायनासोर खत्म हो गए थे। इसका मतलब है उल्कापिंड का टकराना पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी तबाही है। ऐसे में नासा ने इस सैटेलाइट को इस तरह से डिजाइन किया है कि इस सैटेलाइट के जरिए पहले ही उल्कापिंड के आने की खबर मिल जाएगी, जिससे कि समय रहते पृथ्वी को बचाने का इंतजाम किया जा सकता है। नासा के डिजाइन किए गए सैटेलाइट का काम अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले उल्कापिंडों की पहचान करना है। यही नहीं, ये सैटेलाइट दूर से आ रहे उल्कापिंडों को पहचान कर वैज्ञानिकों को इस खतरे से भी काफी पहले ही आगाह कर देगा। यानी अगर सैटेलाइट बताएगा कि उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है तो उसे टकराने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। नासा की इस कोशिश से भविष्य में उल्कापिंड के टकराने की वजह से पृथ्वी के तबाह होने की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तकनीक के पूरी तरह काम शुरू करने के लिए अभी 5 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा के अधिकारियों ने उस सैटेलाइट को 2026 में लॉन्च करने का प्लान बनाया है। उन्होंने सैटेलाइट को नियो यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का नाम दिया है। सैटेलाइट तो स्टडी कर रहा है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि हमें डैमेज कर सकते हैं, और वो उनको डिटेक्ट कर रहा है कि आने से पहले हमें वो एक वार्निंग साइन दे दे कि वो आ रहा है। देखिए, जो इतनी दूर से एस्टेरॉयड आ रहा है उसको धरती में आने में 6 महीने लगेंगे कम से कम, तो वो हमें 6 महीने पहले बताएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष की रक्षा के लिए जिन सैटेलाइटों को डिजाइन किया गया है वो 140 मीटर ऊंचाई वाले बड़े उल्कापिंडों का पता लगाएंगे। जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आगे बढ़ेगा तब उसकी जानकारी सैटेलाइट पर फ्लैश होने लगेगी। इसके साथ ही उस उल्कापिंड को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या फिर उसका रास्ता बदलने की रणनीति अमल में लाई जाएगी। ऐसे में साफ है कि ये नए सैटेलाइट पृथ्वी और उसमें पल रहे जीवन को उल्कापिंड से बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे।